हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए महावीर पब्लिकेशन की ये पूरी किताब हम याद करवा रहे हैं। तो सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में एलसीडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई। ठीक है, एसएलडी। तो आप याद रखें, एसएलडी का अर्थ होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ये एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, उसका नाम है। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, एसएलडी। अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत इन पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है। तो नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है, इस बारे में साथियों प्रक्रियाकरण सिद्धांत का स्तर जो है क्या है, ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गेसाल्ट का अर्थ क्या होता है। गेसाल्ट का अर्थ उत्साह या धारणा, संपूर्ण एकीकरण या अंतर्दृष्टि। तो आप याद रखें, गेसाल्ट का अर्थ होता है अंतर्दृष्टि। ठीक, विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में जो शामिल है वो है साथियों स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि व्यवहार के पुनर्वलित करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। तो व्यवहार को पुनर्वलित करने का जो सबसे अच्छा समय होता है ये होता है व्यवहार होने से कुछ समय बाद। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक व्यवहार की घटना को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे किस रूप में साथियों जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें, इसे सकारात्मक पुनर्वलन के रूप में जाना जाता है। ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। तो आप याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है साथियों सेखी बघारना। इसके अलावा संतुलित एकीकृत और समन्वित विकास, ये मानसिक स्वास्थ्य की योग्यताएं हैं। वास्तविकता की स्वीकृति और नियमित दिनचर्या, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के सिद्धांत विकास में अनुभव और आनुवंशिकी दोनों की योगदान को स्वीकारते हैं। तो आप याद रखें, ये है आपका अंतः क्रियावादी सिद्धांत। ठीक भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा आनुवंशिक विकार है जो केवल और केवल महिलाओं में ही पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, ऐसा आनुवंशिक विकार जो केवल महिलाओं में पाया जाता है ये है साथियों आपका टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेनिलकेटनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है साथियों कैसे। तो आप याद रखें, इसे पर्यावरण कारक के द्वारा जो है न्यूनतम किया जा सकता है। विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त शब्द ADHD किसको दर्शाता है। ADHD, तो आप याद रखिएगा ADHD दर्शाता है ध्यान अभाव सक्रियता विकार को। ठीक, विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्न में से कौन सा विकार होता है। तो आप याद रखें कि कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण जो विकार होता है वो होता है साथियों कौन सा, डाउन सिंड्रोम होता है। प्रश्न है कि शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती हैं वो कौन सी कोशिकाएं भाई होती हैं। तो आप याद रखिएगा, ये कोशिकाएं होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक भाई, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी की नाक का आकार किसके द्वारा भाई निर्धारित होता है। तो आप याद रखें कि किसी की नाक का जो आकार है वो आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है कि भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इसकी वजह क्या होती है। तो कोई भी भोजन का जो व्यावसायिक विज्ञापन है उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। बहुत अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये डिश, इसमें जो भोजन बताया जा रहा है बहुत स्वादिष्ट होगा, तो आपके मुंह में क्या लार का उत्पादन होता है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है साथियों क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि समरूप जुड़वा दो अंडों से विकसित होते हैं भाई समरूप जुड़वे, या फिर कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती, या समान आनुवंशिकता होती है, या आमतौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं होती। तो आप याद रखें कि समरूप जुड़वा जो है समान आनुवंशिकता होती है इन दोनों में, समान समरूप जुड़वे जो होते हैं उनमें। ठीक, बच्चों में। प्रश्न है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम होता है।
विकासात्मक परिवर्तन। तो आप याद रखें कि विकासात्मक परिवर्तन परिणाम है भाई आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन का। ठीक विकल्प। चलिए अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकी के जनक भाई निम्न में से कौन है। तो आप याद रखें आनुवांशिकी के जनक हैं साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है कि डाउन संलक्षण का कारण क्या होता है। तो आप याद रखें डाउन संलक्षण का कारण होता है भाई त्रिगुण सूत्रता 21। ठीक विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कौन सा रोग वंशानुगत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है जो रोग वंशानुगत है वो है साथियों आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, ये वंशानुगत होता है। प्रश्न है कि विद्यार्थियों की शिक्षा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप याद रखिएगा विद्यार्थियों की शिक्षा में आनुवांशिकता और वातावरण इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका भाई होती है। किसकी, आनुवांशिकता की और वातावरण की। प्रश्न है कि जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध भाई बहुत अच्छा अगर होता है तो वे बच्चे कैसे होते हैं। तो आप याद रखें जिन घरों में माता पिता का और बच्चों का संबंध अगर अच्छा होता है ना तो वो बच्चे भाई सामाजिक भागीदारी में बड़े सफल रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक समाजीकरण एजेंसी है भाई। आप याद रखें जो कि समाजीकरण एजेंसी है वो भाई सोसाइटी भी होती है, स्कूल भी समाजीकरण एजेंसी है, परिवार भी समाजीकरण एजेंसी, अर्थात ये सभी के सभी समाजीकरण एजेंसी हैं। प्रश्न है कि बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास क्या कहा जाता है भाई। बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प डी प्रत्याशात्मक समाजीकरण। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा। तो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा वो होता है साथियों परिवार। अगर बच्चा तनाव महसूस कर रहा है तो परिवार क्या है साथियों उसकी रक्षा करेगा, उसकी बुद्धि भी उसकी रक्षा करेगी। ठीक है, और सहकर्मी रिश्ते अपने जो सहकर्मी है उसके साथ जो रिश्ते हैं, ठीक है, सहकर्मियों से रिश्ते वो भी उसकी रक्षा करेंगे सहकर्मी भी। लेकिन अधिकारवादी परवरिश शैली ये जो है किसी भी बच्चे की जो है तनाव की स्थिति में सहायता नहीं करेगी। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समान आय वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना ये सब किस रूप में भाई जाने जाते हैं। आप याद रखिएगा ये जाना जाता है साथियों के समूह के रूप में। ठीक, विकल्प डी सही जवाब। जब अगला प्रश्न है जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो आप याद रखें कि जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे भाई पुनः समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना क्या होता है। ये भूमिका दबाव या भूमिका दूरी या भूमिका निर्माण या भूमिका लेना। तो किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण कर लेना भूमिका लेना होता है। ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है भाई। तो बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है निकटस्थ परिवार। ठीक भाई, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसके उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या होने की संभावना होती है। तो आप याद रखें कि किसके उपयोग से, तो आप याद रखें सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना रहती है। सामाजिक सहयोग अगर बच्चे को मिल रहा है, ठीक है, तो क्या है भाई विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना रहती है। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना जो है किस पर निर्भर करती है। तो आप याद रखें भाई ये सब बच्चे के साथी समूह पर निर्भर करती है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के अनुसार लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण होता है। आप याद रखें ये होता है साथियों सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों के नैतिकता। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जीन प्याजे के अनुसार भाई कौन सी अवस्था के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। तो अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है भाई जीन प्याजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में भाई,
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये सब विकसित होते हैं साथियों, अमूर्त तर्क और तर्क कौशल। ठीक, अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चे कौन सी अवस्था के दौरान भाई ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें पियाजे के अनुसार बच्चे जो रहते हैं वो ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था में। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो साथ ही इस वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको कवर करवाए, और अब आप जो है तेज एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जहां 5000 से ज़्यादा प्रश्न वर्ग 3 के लिए टेस्ट के रूप में हमने डाले हैं। 500 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्री है सब। 500 मॉडल पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो देखिएगा बाल विकास के, पूरी किताब हमने आपको ये जो है याद करवाई है। ठीक है, महावीर पब्लिकेशन की, तो बहुत अच्छे से सब लोग भाई इस किताब को याद कर लीजिएगा।